हेलो। नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आइए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला की। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कल भी कहा था कि धीरे धीरे हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जाएंगे और साथ ही साथ हम जो है तमाम नई नई चीजों को, नई नई बातों को भी कवर करते चले जाएंगे। तो दोस्त आइए अब हम लोग जो है शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर बिल्कुल दिख रहा है। आपने देखा चीजों को नई नई कवर करते चले जाएंगे। ठीक है विनय सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। इंद्रेश कुमार जी, श्वेता गुप्ता जी, बबीता जी, पूजा कुमारी जी, गरिमा जी, श्वेता सिंह जी। तो चलिए सारे भाई बहन, मैंने देख लिया, आवाज भी बिल्कुल क्लियर है और साउंड भी बिल्कुल क्लियर है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अब आपसे फटाफट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो है हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में, हाँ क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग दिव्या जी, जोशी जी, सुनील जी, आरती जी, नेहा श्रीवास्तव जी, अभी चौधरी जी, कांति पांडे जी। चलो बेटा शुरू करते हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द, अच्छा कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। पहचानिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सुनो बेटा, लिंग का निर्णय जो नए बच्चे हैं सीख लो, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। बस यही एक लाइन में लिंग खत्म, एक लाइन में लिंग खत्म। बेटा जो शब्दों के लिंग निर्णय हम मेनली 3 तरह से करते हैं। सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो क्रिया के माध्यम से, फिर नंबर 2 जो किया जाता है वो विशेषण के माध्यम से, और फिर नंबर 3 जो किया जाता है वो सर्वनाम के माध्यम से। ठीक है बेटा, पर याद रखना इन तीनों में एक कॉमन फैक्ट होना चाहिए। जो क्रिया आप ले वो क्रिया ऐसी हो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में बनती हो, मतलब उसका पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग स्वतंत्र रूप से बनता हो। ऐसा नहीं है कि कॉमन हो कि आप चलिए, अब स्त्री के लिए भी चलिए और पुरुष के लिए भी चलिए, आइए अब आइए, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में ये कंडीशन होनी चाहिए बेटा कि आप चाहे विशेषण लेंगे, आप चाहे क्रिया लेंगे, हर हाल में ये दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने चाहिए। क्या करिए, जो शब्द है उसके साथ तीनों में से जो आपको उचित लगे, पर याद रखना उन दोनों के बीच में जो है कोई कारक चिन्ह या कुछ भी मत लाना, केवल वो शब्द और वो क्रिया या वो विशेषण रख करके काम कर लेना। जैसे अब मैं संसार, तो बड़ा मैंने अगर विशेषण लगा दिया, बड़ा और बड़ी, संसार बड़ा, संसार बड़ा है या बड़ा संसार की बड़ी संसार, तो आप खुद कह दोगे कि नहीं सर बड़ा संसार, संसार बड़ा है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। गौरव, गौरव मिला कि गौरव मिली, तो आप कहोगे नहीं सर गौरव मिला, इसका मतलब गौरव पुल्लिंग है। समुदाय बना कि समुदाय बनी, तो आप कहोगे कि नहीं सर समुदाय बना। गरिमा, गरिमा जो है, गरिमा, गरिमा किसी लड़की का नाम नहीं है, इस चक्कर में मत रहना, हाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह निशाना लगे। गरिमा, या अगर लड़की का भी नाम ले लोगे तब तो काम ही सही है। तो गरिमा बढ़ी
कि गरिमा बढ़ी, चलो पहले लिख दिया कोई बात नहीं, गरिमा बढ़ी कि गरिमा बढ़ा, तो आप कहोगे कि नहीं सर गरिमा बढ़ी, इकारांत, जो इकारांत होगा वो स्त्रीलिंग होगा, जो आकारांत होगा वो पुल्लिंग होगा, इसका मतलब गरिमा स्त्रीलिंग। तो बेटा मेरा उद्देश्य आपको ये चीज नहीं बताना था, ये तो आप अपने से कर लेते, मेरा उद्देश्य ये चीज बताना था। अगर यह आपने सीख लिया तो ये मान के चलिए कि 99% लिंग का निर्णय यही हो गया। अब जो इसके बाद अपवाद वगैरह होंगे उन्हीं की दिक्कत आएगी। क्लियर है? अगर मजा आया हो तो शेयर करना। अगर मजा आया हो, लगा हो कि हाँ सच में कुछ अच्छा सीखा, सच में कुछ अच्छा जाना, अगर मजा आया हो तो शेयर करना। पहले में डी, क्या बात है आकांक्षा सिंह जी, कौशल कुमार जी, बिल्कुल गरिमा मिला। देखिए अब प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं गरिमा मिला, अगर ऐसे कर लेंगे तब तो फिर भारत माता की जय ही है। नेहा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, धन्यवाद धन्यवाद आकांक्षा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गरिमा का अर्थ बेटा, गरिमा जो है, देखिए गरिमा का विलोम लघिमा जो है, वो गरिमा जो होता है, गरिमा का मतलब होता है किसी चीज का, जैसे जिसको हम लोग नहीं कहते सम्मान, उस तरह का भाव देता है गरिमा। पर गरिमा और सम्मान में अंतर होता है, क्योंकि उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में, पर है भाव उसी तरह का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। देखो बेटा भारत भारती, भारत भारती के संदर्भ में मैं एक बात बता दूं कि 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। यह जो है, लेकिन आप कहेंगे कि सब फिर तो 14 में आया था, जो है आपका क्या कहते हैं हरिऔध जी का प्रिप्रवास, और वो हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो इसका मतलब ये महाकाव्य नहीं है, भाई नहीं है तभी तो नहीं है, प्रबंध काव्य है। भारत भारती एक प्रबंध काव्य है। 1912 ईस्वी में आई थी भारत भारती। इसको लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने, और इसमें जो है भारत के पुराने दिनों को याद किया गया। बिल्कुल, हाँ अच्छा, क्या बात है बासु हरि जी, तो आपने कहा हमारा टाउन है चिरगांव। बिल्कुल, चिरगांव झांसी के ही थे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी और सियाराम शरण गुप्त जी दोनों लोग चिरगांव झांसी के थे, सगे भाई, दोनों लोग सगे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और मैथिली शरण गुप्त जी का झुकाव कहीं कहीं राष्ट्रवाद की तरफ था। ठीक है, तो चलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने 12 में लिखा। इस रचना की एक सबसे खास बात हुई, इस रचना को आते ही अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया। क्या कर लिया बेटा? अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनसे देश में विद्रोह फैल सकता। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। सोचो, क्या थे? विश्व गुरु थे, धर्म गुरु थे, रोम तक जाकर हम व्यापार करके आते थे, और आज दुनिया हमारे घर से लूट के ले जा रही है। अंग्रेज हमारे घर से लूट के ले जा रहे हैं लाल पहन के ना। तो इस तरह की पंक्तियों से तो मैथिली शरण गुप्त जी, देखिए मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती, यशोधरा और साकेत, ये तीन तो आपने प्रबंध काव्य लिखे। यशोधरा आपको पता है महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है, और साकेत रामचंद्र जी पर है। साकेत की सबसे बड़ी बात है बेटा, रामचरितमानस के बाद, ध्यान रखना प्रश्न आ सकता है, रामचरितमानस के बाद राम कथा का सबसे बड़ा काव्य है। लिख लेना यार, अब इतना लिखने में बहुत टाइम लगता है। रामचरितमानस के बाद राम कथा का सबसे बड़ा काव्य है साकेत। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है आपने जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी,
जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, तमाम जो है इन्होंने ये खंड काव्य तमाम लिखे। ठीक है, यही नहीं, एक बात और ध्यान रखना, अनघ तिलोत्तमा, अनघ तिलोत्तमा और चंद्रहास, ये तीन आपने गीति नाट्य लिखे, गीति नाट्य लिखे, जैसे अंधा युग है, तीन आपने गीति नाट्य लिखे, अनघ तिलोत्तमा चंद्रहास। तो तमाम सारी बातें हैं राम। अच्छा हाँ, एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लेवल पर, प्रथम राष्ट्र कवि भारत भारती पर ही आपको जो है, आपको प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई मैथिली शरण गुप्त जी को। और सुना बेटे, रामधारी सिंह दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। ठीक है, चलो बहुत तथ्य हो गया यार, आगे चलें। हाँ, आस्था मिश्रा जी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आवाज धीमी है बेटा, देखो बेटा आवाज हमारी तरफ से तो हर तरह से फुल है ना, हमारे यहाँ कम ज्यादा का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कम ज्यादा हमारी अपनी होती, हम धीरे धीरे बोलें कम आएगी, तेज तेज बोलें तो ज्यादा आएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में सर्वनाम शब्द है, दान भजन कुछ पढ़ना। देखो बेटा, दान जो है आप जान रहे हैं, दान कुछ जो है, कोई, कुछ, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अच्छा, पढ़ना क्रिया है, दान को आप जान रहे हैं ये संज्ञा में आ जाएगा, भजन करना ये भी संज्ञा में आ जाएगा। तो ये जो है कोई और कुछ, ये कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? देखो बेटा, इस तरह के प्रश्न आपके यहां अक्सर आ जाते हैं ना, तो मैं बता दूं, नोट कर लो, मैं, तू, हम, तुम, मैं, तू, हम, तुम, आप, अपने, निज, स्वयं। ठीक है, आप ही। अच्छा, उसके बाद यह, वह, यही, वही, ए, वे। ठीक, कोई, कुछ, किसी का, या कोई, कुछ, किसका, कैसा, ये, कौन, क्या। ठीक है, कौन, क्या, जो, सो, जिसका, ठीक है, उसका, ये सारे जो हैं ये सर्वनाम हैं। तो भैया ये तो आप पढ़ोगे ही, पर मैंने कुछ बता दिया ताकि नोट करे रहो। चलो आगे काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द तो बहुवचन में तो कोई टेंशन ही नहीं है भैया, बिल्कुल। बहुवचन में तो भैया कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि बहुवचन तो आप तत्काल प्रयोग करके देख लीजिए, क्रिया लगाकर, अगर उसके साथ एक क्रिया का लगता है तो ये बहु हो जाएगा, और करके देख लीजिए फटाफट। ऐप पर क्लास आज से होगी बेटे। श्वेता जी, आज 9 बजे आपने देखा होगा, टाइम टेबल में लगा होगा, ऐप पर क्लास लगी होगी 9 बजे। ठीक है बेटा? हाँ, आगे समाचार। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हवा एक वचन है, क्योंकि हवा चली, चली मतलब एक वचन। आग लगी एक वचन, वर्षा हुई एक वचन, पर समाचार मिला नहीं, समाचार मिले।
मैंने कल भी आपको बताया था, जो कल मैंने आपको शब्द लिखाए थे उसमें समाचार था ना, आंसू, अक्षत, रोम, केस, दाम, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, समाचार, दर्शक, दर्शन, लोभ ना, ये तमाम चीजें थी। तो इनको लिख लेना। ये बेटा जो है नित्य बहुवचन है, ये क्या है, और शेयर करो भाई, अभी तो संख्या बहुत कम है। लल्ला क्या बात है, अभी तो संख्या बहुत कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने दो। यह वाक्य कर्म वाच्य में होता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखो बेटा, कल मैंने एक ही लाइन, 3 लाइन में वाच्य खत्म कर दिया था। तो आप देख रहे हैं पढ़ना क्रिया है। सुनो बेटा, पढ़ना क्रिया है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन इस वाक्य का करता है, और कर्ता के बाद से या के द्वारा नहीं लगा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कर्तृवाच्य है। मैंने आपसे कहा था कि जब कर्ता होगा और कर्ता के बाद से या के द्वारा नहीं लगा होगा तो वो कर्तृवाच्य होगा। अब कह रहे हैं इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा, कर्मवाच्य। तो भैया देखो, अब नाचना है और महिला बन के नाचना है। तो पहला काम करो भैया, दाढ़ी मूछ बनाए जा रहा हो, महिलाओं की दाढ़ी मूछ थोड़ी होती है। दूसरा काम करो, साड़ी पहन ली, नाचो धनाधन, सही है। तो अब ये तो है कर्तृवाच्य। अब इसको कर्मवाच्य के फॉर्मेट में ढालना है, तो क्या करेंगे, पहला काम करो, इसकी दाढ़ी मूछ बनाओ। दाढ़ी मूछ कैसे बनाओगे, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाओ। मैंने कहा था कि कर्ता के बाद से या के द्वारा हमेशा लगने पर तब कर्तृवाच्य हट जाएगा, तब या तो कर्म होगा या भाव। तो पहला काम तो करो, इसकी दाढ़ी मूछ बनाओ। तो दाढ़ी मूछ बनाने के लिए कर्ता के बाद से लिखो, तो मोहन से, अब ये बन गया दाढ़ी मूछ हटी। अब इसको साड़ी पहनाओ। तो साड़ी कैसे पहनाओगे, अब साड़ी ऐसे पहनाओगे कि पढ़ता है तो हट गया, क्योंकि यहां क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार था। अब मोहन से, अब लिंग वचन पुस्तक के अनुसार करो, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो मोहन से पुस्तक, पढ़ता की जगह पढ़ी हो जाएगा। अब मोहन से पुस्तक पढ़ती है शब्द तो सही बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा अन्य पुरुष एक वचन की होती है। मतलब पढ़ी जाती है, खाई जाती है, खेली जाती है। तो मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती, ठीक है भैया। अब ये देख लो कहां से है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। अरे डी तो है, सही है, डी इज द राइट आंसर। थैंक यू विनय जी। तो भैया देखो, सही कहा आपने नहीं, शिवानी जी, अंजलि जी, गरिमा सिंह जी, देवेंद्र शाह फ्रॉम झारखंड, धन्यवाद। इतनी दूर से आप हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा की टीम तरफ से। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, लक्ष्मी जी बिल्कुल। सावित्री जी, मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा कहीं नेटवर्क और सही करें प्लीज, ठीक है। चलो मेरे बच्चे आगे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6, वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा है। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा का रूप, अच्छा किस भाववाचक संज्ञा का रूप क्या बनेगा, इसमें कुछ मत करना। सुनो बेटा, बहुत सरल तरीका बताता हूं, सबसे सरल। अगर कोई बता दे तो बताना। अगर कभी किसी शब्द का पूछा भाववाचक संज्ञा तो कुछ मत करना। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है यार, ये पता है काहे का, इसको तो मैं क्वेश्चन मानता ही नहीं। इसको मैं काहे का क्वेश्चन मानता हूं पता है, वर्तनी शुद्धि या शुद्ध शब्द के चयन का क्वेश्चन मानता हूं मैं। इसको तो संज्ञा मानता ही नहीं मैं इसको मानता हूं शुद्ध शब्द का चयन। अगर किसी शब्द का भाववाचक संज्ञा, किसी शब्द की भाववाचक संज्ञा पूछे तो कुछ मत करना, शुद्ध शब्द का चयन कर लेना, काम खत्म। एक बात बताओ, बीरू कोई शब्द है, वीरान कोई शब्द है, बैरी शब्द तो है
पर बैरी माने दुश्मन होता है, और दुश्मन का वीरता से क्या इससे कुछ लेना देना नहीं है। खत्म क्या? इसको तो मैं क्वेश्चन, देखो बेटा बहुत सही बात बता रहा हूं, वरना भाव भले मैं खेल खेल में बता देता हूं। ये इतने दिनों का अनुभव है मेरे बच्चे कि मैं बिल्कुल भी खेल खेल में हंस हंस के बता देता हूं आपको कि साड़ी पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, लेकिन हकीकत यही है कि ये चीजें आपको जिंदगी भर काम देंगी। भाई मैंने क्या कहा, अगर कभी किसी शब्द का पूछ ले कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो उस शब्द से बनने वाला बैरी वीर से नहीं बनेगा, बैरी वीर से नहीं बनेगा। उस शब्द से बनने वाला जो सबसे शुद्ध शब्द वहां होगा वही उसकी भाववाचक संज्ञा होगी। चाहे जितने क्वेश्चन हो सॉल्व करके देख लेना, अगर ट्रिक कहीं फेल हो तो जो कहना है। क्वेश्चन नंबर 7, अरे इहां उहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर कियान विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। कह रहे हैं कौन सा रस है? अरे माता यशोदा, माता यशोदा को लगता है क्या, या जो है माता कौशल्या को, माता कौशल्या को लगता है कि कहीं मैंने भांग तो नहीं खा ली। लोग कहते हैं भांग खाने की दो दो दिखता है, या हाथी की आंखें तो नहीं लग गई, हाथी को डबल डबल दिखता है। यहां वहां दुई बालक देखा, मतलब एक ही बालक यहां भी वहां भी। मति भ्रम मोर की आनी भी सीखा, मेरी ही मति भ्रम हो गई है या यह कोई विशिष्ट। मां किस भाव में है, बिल्कुल आश्चर्य है। और देखिए, देखी राम जननी अकुलानी, बिल्कुल व्याकुल हो गई, परेशान हो गई कि कौन आ गया, कौन आ गया। मैं जिसे साधारण बालक मानकर पाल रही थी, ये कौन आ गया। अब आप समझ गए होंगे कहां गया यार, ये रहा अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है बेटे आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं राजर्षि के लिए, राजर्षि के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। राजर्षि के लिए वैसे सही न ए रही है सर जी, वैसे सही न ए रही है, पता नहीं क्या करें आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। धृति गौतम जी, आकांक्षा जी, मैंने आपसे कहा बेटा कि थोड़ा सा आप कहीं नेटवर्क में आने का प्रयास करो मेरे बेटे, हैं? ठीक है, हाँ हाँ बेटा, ये हो जाएगा आपका। हाँ चलो, राजर्षि, देखिए राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं अ और री, अ और री मिलता है तो अर बन जाता है, तो ये हो जाएगा राजधन। और धन क्या बचा है बेटे, शी ना। अब देखिए अ आकर ज को पूरा कर देगा तो ये राज बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, फटाक से यहां चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा राजर्षि, राजधन ऋषि। सही है ना, कोई कठिन तो है नहीं, एकदम आसान संधि है यार। अब इसमें क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, जो स्त्री
कभी सूर्य न देख सके, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में बहुत पूछा जाता है। जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। ठीक है बेटा। दुर्निवार का मतलब है जिसका निवारण संभव ना हो। स्त्रैण, जिसमें स्त्री के गुण पाए जाते हों, उसे स्त्रैण कहते हैं। दुर्निवार मतलब जिसका निवारण संभव ना हो। 3 हो गया। शास्त्रज्ञ का मतलब शास्त्र किया गया, ये कोई वाक्यांश के लिए एक शब्द है नहीं। तो ये 3 है। असूर्यम पश्या माने जो स्त्री सूर्य न देख सके, स्त्रैण माने जिस पुरुष में स्त्री के गुण पाए जाते हैं और जिसका निवारण संभव ना हो, दुर्निवार है। तीनों नोट कर लेना बेटे, अच्छे शब्द हैं। ठीक है। काजू शब्द, चलो ये बताओ भैया, फटाफट बताओ, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? इसका मैं आंसर लूंगा, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। काजू शब्द का जो है संबंध किस भाषा से है? मैं इसका एग्जाम लूंगा, वो लूंगा भैया। रोहित राय जी, मैंने आपसे कहा आप एक बार अपना फिर से अपडेट देख लो मेरे बच्चे। कल ही वो चीजें हो गई हैं जो चीज आप कह रहे हो बेटे। रोहित राय जी, कल ही आपका सिलेबस पूरा हुआ है। आप एक बार खोल के फिर से तो देखो, फिर से आप एक बार देख लो और फिर मुझे बताना बेटा, ठीक है? चलो चलिए। 10 में श्वेता पाठक जी ने बी कहा है, शिफाली शुक्ला जी ने सी कहा है, ठीक है। सुमन यादव जी ने ए कहा है, गुंजा सोनी जी ने सी कहा है, संध्या यादव जी ने 20 में डी कहा, 20 नहीं 10 में बी कहा है, प्रीति सरोज जी ने, वंदना कुशवाहा जी ने डी कहा है। चलिए ठीक है। एक हमारे साथ जो है काजू पुर्तगाली है, वेरी गुड प्रज्ञा जी, वेरी गुड, सही बताया जो है। तो ये कह रहे हैं पुर्तगाली है, लेकिन याद रखना बेटे काजू जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चीनी नहीं है बेटा, चीनी नहीं है मेरे बच्चे ना, चीनी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। चलो प्रतिमा जी, क्या बात आपकी फंस गई? कर रही है नहीं सुनेंगे भैया, क्यों नहीं? आपकी नहीं सुनेंगे यार तो रोजी रोटी काहे खाएंगे? हाँ ठीक है। हाँ चलो बच्चे, बस ये है कि ज्यादा कमेंट लेने में बेटा क्या होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दृष्टि जी, बहुत अच्छी बात। ज्यादा कमेंट लेने में क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस। देखिए जूनियर का, अनामिका जी, सब कुछ एक चीज जगह संभव नहीं है। स्क्रीनशॉट ऐप पर कहीं नहीं होता है। प्रभा जी, ऐप पर मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ऐप में कहीं भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये चीज आप सब लोग जान लो। तो चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा होता क्या है, बहुत ज्यादा कमेंट लेने में मेरे बच्चे फिर प्रश्न नहीं पता चला, फिर बाद में वो वीडियो आपको भारी लगती है कि गुरुजी पढ़ाए हैं 40 मिनट और क्वेश्चन कराए हैं 10 को, फिर वो वीडियो आपको बाद में भारी लगती है बेटा। जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्यता या समानता का प्रतिपादन हो, वहां कौन सा, कल मैंने बताया था अलंकार होता है, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, उपमा। इसमें तो बहुत आसान हो गया यार, इसमें तो बहुत आसान हो गया। सादृश्यता या समानता, तो आप जानते हैं कि उपमा अलंकार में क्या होता है, समानता के आधार पर, समानता के आधार पर तुलना की जाती है। उपमा अलंकार में समानता के आधार पर तुलना की जाती है, ठीक है। समानता के आधार पर तुलना की जाती है, कहां, उपमा में,
सही है। और जब उपमेय उपमान के रूप में दिखा दिया जाता है तब रूपक होता है, जब संभावना होती है तब उत्प्रेक्षा होता है, और उपमेय बड़ा और उपमान छोटा हो जाता है तब प्रतीप होता है। ये सब कल मैंने आपको लिखकर बकायदे समझाया था। हाँ, अब ये निशा जी ये तो संस्थान की बात है बेटा, जो है हर चीज का वो हमारे पास नहीं रह सकता बेटा ना, ठीक है। यूपी टेट की भी कराओ। अरे बेटा यूपी टेट ही तो पढ़ रहे हो आप ज्योति जी, और क्या पढ़ रहे हो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ, नीरज, अंबर, अंतरिक्ष। देखो भैया सीधी सी बात है, नीरज, नीरज माने आकाश, क्योंकि आप जानते हैं पानी के किसी भी पर्यायवाची में अगर ज लगा दिया जाए तो वो आकाश बन जाता है। नभ माने आकाश होता है, नंबर होता है, पर अंतरिक्ष नहीं। अंतरिक्ष माने आकाश नहीं होता। अंतरिक्ष का मतलब होता है कि जो है ये आकाश से अलग है, बहुत ऊपर ना। तो इसका मतलब अंतरिक्ष जो है, नभ माने आकाश, नीरज माने आकाश, नीर को जब, अच्छा ओ सॉरी यार, देखो यही चीज है ना, मैंने कहा ना कमेंट वाली बात, दूसरी चीजों पर दिमाग चला जाता है। नीरज, नीरज माने कमल है यार, मैं भी वही सोच रहा हूं क्या बोलूं। नीरज माने कमल, नीर में ज माने जन्मा। अगर यही नीरद होता बेटा, मैं कह रहा हूं ज पढ़ रहा हूं द को, नीरद होता तब ये आकाश हो जाता, नीर को देने वाला। ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बता दूं, ध्यान रखना, एक अच्छी बात और बता दूं, आगे काम आएगा आपको। पानी के, अब ध्यान आ गया है तो बता दूं, किसी भी पर्यायवाची में, पानी के किसी भी पर्यायवाची के अंत में यदि ज, द या धी लगा दिया जाए, ज, द या धी लगा दिया जाए तो वह शब्द क्या हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे बच्चे, योग रूढ़ हो जाता है। जैसे यहां नीरज शब्द जो है ये योग रूढ़ है, क्यों, क्योंकि जो है ये एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है कमल के। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 13, आहा चोर पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। आहा क्या है, विस्मयादि बोधक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम। बहुत सरल है बेटे, आप जान रहे हैं कि ये जब लाठी डंडा लिए खड़ा है, लाठी डंडा लिए खड़ा है तो इसके पहले जो आएगा वो दो ही चीज हो सकता है, केवल दो चीज। क्या, या तो वाक्य में विस्मय सूचक वाक्य होगा, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य होगा, या तो कारक में संबोधन कारक होगा। दो ही चीज हो सकता है कि अगर लाठी डंडा के पहले जो आ रहा है तो समझो वो दो ही चीज हो सकता है, या तो विस्मय सूचक वाक्य या संबोधन कारक। इसमें जो है संबोधन कारक ऑप्शन में है नहीं, तो विस्मय बोधक वाक्य होगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, देखो ये सब चीजें हैं बेटा, बहुत सरलता से मैं इन चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा देता हूं। अब जिसने भी इसे नोट कर लिया उसके लिए जिंदगी भर के लिए हो गया कि जब भी देखेगा इससे पहले के शब्दों को देखेगा, अरे वाह ये तो गजब, गुरुजी ने बताया था, अब ऑप्शन ढूंढ लो, दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए वही लगा दो, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये समय बताएंगे। होठों की आकृति के आधार पर कौन सी अवृत्तमुखी स्वर है, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर कौन सा अवृत्तमुखी है। देखो बेटा आप जानते हैं कि होठों की आकृति के आधार पर विवृत्त, संवृत्त, अर्धविवृत्त, अर्ध विवृत्त, सॉरी ऐसे है, और अर्ध संवृत्त। अब सुनना बेटा, इतना सरल बता दूंगा कि जिंदगी में अगर कोई बता दे तो बताना। विवृत्त, विवृत्त शब्द विवर से बना, विवर माने गुफा का मुंह। अब गुफा का मुंह बड़ा होता है, हम खूब आराम से खड़े खड़े चले जाते हैं। देखो पहाड़ की दो संरचना होती, गुफा और कंदरा ना।
गुफा कंदरा में रहा लुकाई। तो गुफा और कंदरा, गुफा माने जिसका मुंह बड़ा हो और कंदरा माने जिसका मुंह छोटा हो, जिसमें सरक कर जाया जा सके, झुक कर जाया जा सके। तो विवृत शब्द विवर, विवर माने गुफा, गुफा का मुंह बड़ा होता है, मतलब जिसमें बड़का मुंह खुले, वो विवृत है। और हमें खूब याद है, हमारी माता जी को खूब व्याकरण आता था, मैं सच बता रहा हूं। आज मैं व्यवहारिक रूप से महसूस करता हूं इस लेवल पर आने के बाद कि उनको व्यवहारिक व्याकरण आता था। हम छोटे थे, खाना नहीं खाते थे, खूब मार, छोटा बच्चा सबसे ज्यादा मारा जाता है खाना खाने के लिए। खाना नहीं खाएगा, पीटा जाएगा दम दम, तब खाना खाएगा। तो खाना नहीं खाते थे, अब तो कुछ ज्यादा ही खाने लगे, आप देख करके समझ रहे होंगे ना। तो अब लेकिन मतलब पहले जो है छोटे थे, खाना नहीं खाते थे, तो मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, चलो मत खाओ, जाने दो, चलो हम गाना गाते हैं। हम भी खुश हो जाते थे, हाँ मम्मी चलो गाते हैं। तो मम्मी कहती थी अच्छा चलो बोलो आ, तो हम बोलते थे आ, और जैसे आ कहते थे सबसे बड़ा मुंह खुलता था, खा ले भैया खा ले ना। हमारी माताओं को कितना ज्ञान है व्याकरण का, अब आप समझ सकते होंगे इस चीज को। तो विवृत बड़का, बड़का कब आ, तो कहने का मतलब अविवृत है। संवृत्त, संवृत्त माने बिल्कुल इसका उल्टा, सबसे कम खुले। इधर पूरी भरी है थाली में, मन तो और लेने का है, उधर से खीर आ रही है, उ ई ई ना, इसमें बहुत कम मुंह खोलने की जरूरत होती है। तो ई बचे क्या, अब देखो बेटे, अब भी इधर ही आ जाता है, ठीक है। अब सुनो, और इधर नहीं आएगा, इसमें आएगा अर्थ समृद्ध में। अच्छा सुनो, अब बचा क्या, मेनली ए ए ओ औ। अब सुनो ए भैया देखो, अर्ध आधा बड़ा, अब एकदम से छोटका से बड़ा, तो बड़का बड़का छांट के राजू बड़का के दे दिया, अब छोटका छोटका छांट के छोटका के दे दिया, बात खत्म। इससे सरल कोई बता दे, पूछ लो इसमें से क्या करें। अविवृत मुखी मतलब समृद्ध मुखी ना, अविवृत मुखी का मतलब क्या हो गया, कौन सी अविवृत मुखी स्वर है। चलो अब उत्तर दो जल्दी से, जल्दी बताओ। सी का ऑप्शन आ रहा है, सी का ऑप्शन जो है, बिल्कुल बिल्कुल सी का ऑप्शन जो है आ रहा है। और लेकिन एक बात ध्यान देना बेटे, यहां जो है ना, एक गलत हो गया। गलत क्या हो गया, अवृत्त मुखी मतलब ये तो समृद्ध की बात कर रहा है यार, अवृत्त मुखी माने समृद्ध कह रहा है, और समृद्ध तो ए भी है, ये भी है, ये भी है, तो हटा दो, अब क्वेश्चन सही हो गया। अब उत्तर दो, हटा दो, हटा दो बेटा, अब उत्तर दो कि निम्न में कौन सा वृत्त मुखी है। हमारा हो जाएगा औ, क्योंकि ये तीनों एक ही उत्तर है ना, क्वेश्चन गलत हो रहा था, हो जाता कि नहीं। अब वृत्तमुखी कर दो, तो वृत्तमुखी मतलब क्या आ जाएगा, विवृत्त, विवृत्त। अब सही हो जाएगा उत्तर, सही है बेटा, ठीक है। अच्छा रोहित जी, आपने कहा 59 क्लास है समाज तक, हाँ ठीक है बेटा। देखो अब आपने देख लिया ना, अब आपने न्यू अपडेट देख लिया, तो मेरे बच्चे मैं सिलेबस मिला लूंगा, अगर और कुछ बचा होगा तो बिल्कुल आपको कल तक ये शिकायत का मौका नहीं रह जाएगा। और बताओ, और सब एकदम ना, तो बेटा मेहनत करके पढ़ो, आपको पढ़ने में कमी नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखो बेटे। आप इस बात पर कॉन्फिडेंस रखें कि आप चंद्रा इंस्टीट्यूट में हैं, आपको कभी भी इस चीज की दिक्कत नहीं आएगी कि नहीं इस वजह से हमें ये समस्या आई। आप अपनी मेहनत पर जो है वो करें, फोकस करें मेरे बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वही चीज मैंने रोहित जी आपसे उसी समय कहा था बेटा ना, कि बेटे इस चीज को मैंने अभी अपडेट कराया है, आप देख लो। चलो बेटा जल्दी करो यार, अगली क्लास का टाइम हो जाएगा। अवधि बोली में 1540 ईस्वी, नोट करो इसको हमारे, अरे मेरे जो है अच्छे गुरु के अच्छे चेलों, अच्छे गुरु के अच्छे चेलों, जरा इसको नोट कर लो और जल्दी शेयर करो यार, शेयर ना कर रहे हो। तो अवधि बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत, पद्मावत के रचयिता कौन है, कह रहे हैं अवधि बोली में पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखना, पद्मावत अखरावत नोट कर लेना, महत्वपूर्ण है।
आखिरी का महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मावत, अखरावत, अभी आज तो संख्या बहुत कम है भाई, आज तो संख्या बहुत कम है। पता नहीं बेटा हम तो क्या बताएं। अब देखो ध्यान रखना, पद्मावत, अखरावत। अब बेटा मैं कैसे क्या बताऊं। माइक मैंने सही लगाई है यार, माइक सही लगाई है, माइक मैंने सही लगाई है, मैं क्या बताऊं। चलो देखता हूं मैं इस चीज को। तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये एक छोटा प्रेमाख्यान काव्य है, ठीक है। कन्हावत, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावत, ठीक है, ये सब जायसी की रचनाएं हैं। आखिरी कलाम याद रखना बेटे, इसमें जो है वो है मृत्यु के बाद का वर्णन। मृत्यु के बाद, जैसे कहते हैं हिंदू धर्म में कि मरने के बाद ऊपर आत्मा जाती है, यमराज के दूत ले जाते हैं, चित्रगुप्त बैठे होते हैं बही खाता लिए, वही बताते हैं कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, और उसी आधार पर स्वर्ग नर्क। तो सेम वही जो धारा, जो विश्वास इस्लाम में है कि अल्लाह के दूत या जो है आते हैं और वो जो है चीजों को बताते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आत्मा को दोजख या जन्नत नसीब होती है। ये आखिरी कलाम में इसका वर्णन है। शासक के रूप में आखिरी कलाम में बाबर का वर्णन है। अखरावत जो है एक शब्दकोश है, क्या है, एक डिक्शनरी है, एक शब्दकोश है। इसमें शब्दकोश क्या है, बल्कि आप ये कहो बेटा ना कि इसमें एक एक शब्द लेकर के जीव आत्मा परमात्मा, एक एक वर्ण लेकर उसमें शब्द लेकर जीव आत्मा परमात्मा का वर्णन किया गया है, बल्कि आप इसको कहो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो कौन सा समास बनता है। देखो भैया, अगर हम ये कह रहे हैं विशेषण विशेष्य संबंध हो तो कौन सा समास बनता है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्मधारय बनता है। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों पद संज्ञा के होते हैं, और तत्पुरुष में जो है वो क्या होता है, प्रथम जो है दोनों के बीच में कर्म कारक से लेकर के, मतलब द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्ह आ जाते हैं। और कर्मधारय दो तरह से बनता है, एक विशेषण विशेष संबंध के आधार पर और दूसरा उपमेय उपमान संबंध के आधार पर, ठीक है बेटा। चलो हाँ थोड़ा सा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, जल्दी बताना। अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं। तो भैया देखो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अ से अर्थ, अ से 8, नोट कर लेना। अ से अर्थ, अ से 8, अ से अर्थ, अ से 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा बताना, बताना भैया, जल्दी करना। अच्छा 6, हाँ चलिए जल्दी करेंगे। 8 भेद होते हैं ना। अरे मैंने आपको पढ़ाया है विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छावाचक जो है, फिर उसके बाद आपका है संदेहार्थक, संकेतार्थक, विधिवाचक, ये वो मतलब जो है विस्मय बोधक, ये तमाम बताए गए हैं। यही तो भेद हैं, 8 भेद होते हैं। चलो बेटा ठीक है, 15 तो हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। चलिए जल्दी बताइएगा, तो जल्दी बताइए। क्वेश्चन अच्छा है, ये प्रश्न बढ़िया है बेटा, और जल्दी करिएगा। हाँ
सर अलंकार बचा और संधि 2 बार अपलोड हो गया। अच्छा कोई बात नहीं सर, आखिरी सवाल जितना मैंने बताया उससे उतना ही पढ़ाया है या मेरे कम दिखा रहा है? नहीं उतना ही है बेटा, उतना ही है मेरे बच्चे, उतना ही है। ठीक है, अलंकार बचा है तो अलंकार पड़ जाएगा मेरे बेटे, हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा बाबू ना, जब आप देखो आपके कहने से पहले चीजें अपडेट मिलेंगी। चलो बेटा जल्दी बताना, कह रहे हैं रातों रात में कौन सा समास है, जल्दी करेंगे। देखो बेटा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक ही शब्द, एक ही, बहुत आसान है बेटा, जो अगर गलत भी कर रहे हैं, एक ही शब्द 2 बार आए, एक ही शब्द 2 बार आए तो वहां द्विरुक्ति होती है। क्या होती है? द्विरुक्ति होती है, उसको द्विरुक्ति कहते हैं। और ध्यान रखना बेटे, द्विरुक्ति में सदैव अव्ययी भाव समास होता है। द्विरुक्ति में सदैव क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है बेटा। जैसे रातों रात, दिनों दिन, भाई भाई, भाई भाई। ठीक है, तो इस तरह से जो है घर घर, द्वार द्वार, ये जब भी इस तरह से आता है बेटा तो इसमें हमारा अव्ययी भाव समास होता है। द्विरुक्ति में सदैव अव्ययी भाव समास होता है। चलिए एक क्वेश्चन और, निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़। यौगिक का मतलब 2 बात ध्यान रखना, केवल 2 बात ध्यान रखना, हमेशा सही हो जाएगा। 2 शब्दों से बनेगा, 2 बात केवल याद रखना बस। और नंबर 2, केवल एक अर्थ देगा। 2 शब्दों से बनेगा, नंबर 2 केवल एक अर्थ देगा। तो अब देख लो भैया, बल, ये 2 शब्द तो हैं ही नहीं। पंकज, मैंने अभी आपको बताया था कि जल के किसी पर्यायवाची के अंत में ज, द और धी लगता है तो वो योग रूढ़ हो जाता है। तो पंकज योग रूढ़ है। कर रूप, इसमें भी 2 शब्द नहीं है, तो उत्तर मिल गया। कर्मधनचारी ना, कर्मधनचारी, कार्य को का जो है करने वाला, तो 2 शब्द मिल गए और केवल एक अर्थ, कर्मचारी माने कार्य करने वाला, तो एक ही अर्थ जो है आपका हो रहा है। तो यह चीज हमेशा ध्यान में रखना बेटा, यह चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि इससे जो है आपको हमेशा ये रहेगा कि ये चीज ध्यान रखना बेटे। 3 बात बता दे रहा हूं। नंबर 1, जब शब्द वर्ण में टूटे, जब शब्द क्या हो, देखो आज संख्या आपने कम रखने दी क्योंकि आज मैं जो है पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान रहा। जब शब्द वर्ण में टूटे तो रूढ़ होता है, ध्यान रखना। जैसे ब ल, ब अलग, ल अलग, रू अलग, प अलग, ये रूढ़ है। जब 2 शब्दों में टूटे और एक से ज्यादा अर्थ दे पर एक ही अर्थ मान्य हो और छोड़ दिया जाए तब योग रूढ़ होता है। और जो 2 शब्दों में टूटे केवल अर्थ दे एक, तब यौगिक होता है। यही है तीनों के बीच का मूल अंतर। ठीक है, तो देखो बेटा मेरा उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना। ठीक है, तो चलिए बस, ठीक है, नहीं माप तो कोई बात नहीं रोहित जी, ये तो अच्छी बात है यार। देखो ये आपका अधिकार है, इसमें बुरा भला लगने वाली कोई बात ही नहीं यार। क्यों बुरा लगेगा? आप हमारे शिष्य हैं यार, कल को आप सफल होंगे तो हमें सफलता, हमें अच्छा लगेगा कि नहीं? तो ये बात तो बहुत अच्छी है। चलिए तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी समय। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग कि भैया थोड़ा सा और शेयर किया करो यार। देखो अब जो है मैंने आपसे कहा था 3रा दिन है, तीसरा दिन है, मान लीजिए आवाज के कारण एक प्रैक्टिस अगर हटी तो भी रेगुलर में 3रा दिन है। अब 5000 के ऊपर संख्या न भी हो तो यार फिर इस तरह का नहीं। और हाँ एक बात आप लोग और भी ध्यान रखिएगा कि जो है बिल्कुल जुड़े रहिए बेटे। ये मैं एक बात ही केवल कहूंगा दोस्त कि जब तक लाभ जिस चीज का मिल रहा है ले लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्त। मैं हर चीज को इसीलिए, देखो बेटा मैं कोई शब्द, कोई भी प्रश्न आता है उसके नियम भी बताने का प्रयास करता हूं, शॉर्ट ट्रिक भी अगर है तो बताने का प्रयास करता हूं। और अगर इन चीजों को आप नोट किए रहोगे बेटा ना, बहुत काम देंगे एग्जाम में, बहुत काम देंगे। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे कल इसी समय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन थोड़ा सा शेयर वाला काम और कल होना चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद।